Solved example number 14. A block of mass m containing a net positive charge is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field E towards right is switched on. Assuming elastic collision, find the time period of resulting oscillatory motion. Is it a SHM? तो यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं. M मास का ब्लॉक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. इस ब्लॉक से इस वॉल का डिस्टेंस d है. आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये फाइंड करना है कि ये जो ब्लॉक है ये वॉल से कोलॉइड होके वापस आता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा और क्या ये ऑसिलेशन SHM होगा. तो इसको सॉल्व करते हैं हम. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा. ये जब यहां जाएगा तो यहां जाने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा. एक्सेलरेशन होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू QE. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाय m. अब कितने टाइम में पहुंचेगा ये, d डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में ये देखते हैं. तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे x डायरेक्शन में. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन Sx इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. Sx कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा और हाफ ax हमारे पास वैल्यू है t स्क्वायर लिख देंगे. यहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में ये यहां पहुंचेगा. ओके, फिर यहां इलास्टिक कोलिजन करेगा तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होने वाली, तो रिबाउंड होके वापस आएगा. अब जब वापस आ रहा होगा ना, जब वापस आ रहा होगा, जाने में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रही है, आने में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगी. ओके, तो जितना टाइम इसको जाने में लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, √2dm/QE, उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो डबल टाइम हो जाएगा. तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ t, 2 टाइम्स ऑफ √2md/QE. ओके, अब क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास आ चुका है, और अगर हम लोग ये देखें कि जो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इंडिपेंडेंट है x के, यानी कि जब जब रिस्टोरिंग फोर्स x पे डिपेंड करता है तब तब मोशन SHM होता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. ओके, हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि d पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब जो इसका मोशन होगा वो सिर्फ ऑसिलेटरी ही होगा. अब एक बात मैं आपको बताता हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर इसको जाने में जितना टाइम लग रहा है आने में भी उतना टाइम लगेगा. डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात नोटिस कर लीजिए, जो एवरेज स्टूडेंट होता है और जो ब्राइट स्टूडेंट होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि वो अपनी सारी स्टडीज को कंसोलिडेट कर देता है. अब इसी प्रॉब्लम को आप लोग 1D मोशन इन फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप देखो कि ये किसी हाइट से ये बॉल नीचे जा रही है. ओके, जब कोई बॉल नीचे जाती है तो उस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगता है, तो ये सपोज कर लो कि ये ग्रेविटी फोर्स ही है. और बॉल अगर रिबाउंड होएगी, सपोज कि उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती, तो जितने टाइम में नीचे जाती है बॉल उतने टाइम में ऊपर आ जाती है. तो टाइम नीचे जाने में, एक फ्री फॉल अगर बॉल होती है तो उसको नीचे जाने में टाइम कितना लगता है, h हाइट से जाए तो √2h/g, और उतने ही टाइम में वो वापस रिबाउंड हो जाएगी सेम हाइट पे अगर उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है. तो देखो यहाँ पे मैंने इस कंडीशन को भी लिखा है इंपॉर्टेंट नोट में. तो अगर कोई बॉल h हाइट से नीचे फ्री फॉल होती है तो उसको टाइम लगता है √2h/g. ओके, जब वो नीचे यहाँ पे जस्ट पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √2gh. अब वो वापस रिबाउंड होती है √2gh से और h हाइट पे पहुंच जाती है अगर उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती. तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ √2h/g. और आप इस रिजल्ट को कंपेयर करिए, इस रिजल्ट को इस रिजल्ट के साथ कंपेयर करिए. फर्क क्या आ रहा है, हाइट का
और जी का हाइट की जगह यहाँ पे डी आ गया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, जिसकी वैल्यू है क्यू ई बाय एम, बाकी सब कुछ सेम है। तो ऐसे हमको स्टडीज को कंसोलिडेट करके चलना है, क्योंकि हमारा सिलेबस एक्सट्रीम है, बहुत लार्ज है। ओके, थैंक यू सो मच।